Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 7 geography NCERT book 3rd chapter, and that is our changing earth. In this chapter we will read about the earth insight factor like endogenic forces and exogenic forces, volcanoes, earth, river, floods. So let's start this chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each other. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो जो लिथोस्फीयर होता है ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि जो ये प्लेट्स हैं बहुत स्लोली मूव करती है अर्थ के अंदर, और ये क्या लेती है, मिलीमीटर्स में मूव करने के लिए 1 साल ले लेती हैं. और इनमें जो मूवमेंट होता है ये मॉल्टन मैग्मा के थ्रू पॉसिबल होता है, क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा होता है इनसाइड द अर्थ होता है, और जो मॉल्टन मैग्मा होता है ये अर्थ के अंदर सर्कुलर वे में क्या करती है, मूव्स करती है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज द चेंज ऑन द अर्थ सरफेस. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम. द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज. तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स में ये क्या करती है, जो अर्थ सरफेस है उनके अंदर ये क्या करती है, मूवमेंट को कॉज करती है. किसके थ्रू, प्लेट्स के थ्रू. प्लेट्स में किसके थ्रू होता है, मॉल्टन मैग्मा के थ्रू. तो जो अर्थ का जो मूवमेंट है 2 फोर्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो कि अर्थ के अंदर लगते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ फोर्स, उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहेंगे. और जो अर्थ के सरफेस में लगते हैं, बाहर की ओर लगते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स. अर्थ मूवमेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट है एंडोजेनिक, सेकंड है एक्सोजेनिक. अब एंडोजेनिक फोर्स के भी 2 पार्ट हैं. फर्स्ट है सडन फोर्सेस, सेकंड है डिस्ट्रॉपिक फोर्सेस. तो जो सडन फोर्स है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. उसमें कौन कौन से, फर्स्ट अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. ये क्या है, एंडोजेनिक के सडन फोर्सेस है जो अचानक से आते हैं. डिस्ट्रॉपिक फोर्सेस में आपका था बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स. एक्सोजेनिक फोर्स में आपका होता है इरोजनल एंड डिपोजनल. तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि रिवर हो गया, विंड्स हो गया, सी वेव्स हो गया और ग्लेशियर हो गया. तो ये क्या, इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स है. और ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये फिगर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये कभी कभी क्या करते हैं, अचानक से मूवमेंट्स देते हैं और कभी कभी बहुत स्लोली मूवमेंट्स देते हैं. तो जो अचानक से सडन मूवमेंट्स होते हैं उनमें अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ सरफेस में. लिथोस्फेरिक प्लेट्स ग्लॉसरी में है. द अर्थ crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates, slabs which carry continents and the ocean floors. तो क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है उनमें क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट होता है जो कि कंसिस्ट करती है बहुत बड़े और बहुत छोटे छोटे रिजिड, बहुत ज़्यादा हार्ड और इरेगुलर शेप्स वाले प्लेट्स को, जो कि कैरी होती है कॉन्टिनेंट्स में भी और ओशन फ्लोर में भी. नेक्स्ट है, ए वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच अ मॉल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली. तो वॉल्केनो क्या होता है, एक वेंट में होता है जिसकी ओपनिंग ऊपर से होती है. इसमें क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, ज्वालामुखी होती है जो कि मॉल्टन मटेरियल के थ्रू क्या होती है, अचानक से होती है. तो ये क्या है, एक वॉल्केनो का फिगर है. तो यहाँ पर से आप देख रहे हो कि गैस और एसेस निकलेगा. ये क्या है, इसका कैरेक्टर है जो इसका पतला सा है. ये क्या वेंट है, यहाँ पर से होती है जो लावा होती है वो एक्सप्लोर होती है बाहर की ओर. ये इसका क्रस्ट, और ये क्या अर्थ सरफेस है, ये क्या क्रस्ट पार्ट है, ये मेंटल पार्ट है, ये मैग्मा चैम्बर है. और ये क्या लावा है जो कि क्या होगी, जो ये वॉल्केनो है इससे क्या होगी, अंदर की ओर से बाहर को क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, एक्सप्लोर होगी. तो ये किसका फिगर है, एक वॉल्केनो का फिगर है. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. तो क्या होता है, इसी तरह क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो क्या करती है, अर्थ में क्या करती है, जब वाइब्रेट प्रोड्यूस करती है. तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के मूवमेंट के थ्रू जब वो ट्रेवल्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ के राउंड, जो अर्थ होती है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं. तो जब वहां से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स कहते हैं. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. और ऐसी क्रस्ट जहां पर मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं.
द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। तो क्या होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होगा फोकस ज़्यादा होगा उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रेवल करता है, बाहर की ओर भी ट्रेवल कर सकता है एपिसेंटर से लेकर वेव्स तक। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसमें क्या है कि जो ग्रेटेस्ट डैमेज है यानी कि बहुत बड़े पैमाने तक जो विनाश है या डैमेज है वो हो सकता है क्योंकि वो एपिसेंटर के क्लोज होता है। जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो क्यों जाती है, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है सेंटर से। और ये क्या ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक का फिगर है, यहाँ पर दे रखा है। ये क्या प्लेट बाउंड्री है, ये एपिसेंटर है, ये क्या है सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन में है। और ये जो यहाँ पर इंडिकेट किया ये क्या फोकस है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ऑरिजिन इन द सिस्मिक एनर्जी। तो ये क्या फोकस है जहां पर क्या होता है अर्थक्वेक क्या करता है एंटर करता है। और जब फोकस क्या होता है सेंटर से अबव होता है तो हम उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो ये फिगर है ओरिजिन ऑफ earthquake का। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we were prepared beforehand. Some common earthquake prediction method adapted locally by people include studying animals' behavior. Fish in the pots get agitated, snakes come to the surface. तो जो प्रिडिक्शंस होती है अर्थक्वेक्स की वो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको मिनिमाइज कर सकते, ना ही हम अर्थक्वेक आने वाला है इसके लिए पहले क्या हो सकता है प्रिपेयर हो सकते हैं। ये क्या एक सडन मूवमेंट्स है जैसे कि हमने पढ़ा है। ये क्या एंड हो जाने के एक सडन मूवमेंट्स है जो कि अर्थ के इनसाइड में होता है। तो इसमें क्या है कि कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन पहले क्या करते हैं अपनाए जाते थे, जैसे कि लोकल है, अभी भी ये सब होता है। लोकली में क्या करते हैं कि इन एनिमल की जो स्टडी है उनका बिहेवियर बता देता है कि अब क्या अर्थक्वेक आने वाला है। जो फिश है वो पॉन्ड से बाहर आने को क्या करती है, बार बार पॉन्ड के ऊपर क्या करती है उछलती रहती है। और जो स्नेक है वो क्या करता है अपने सरफेस से बाहर की ओर आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता है कि अब अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट्स होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। गुजरात में क्या हुआ अर्थक्वेक के थ्रू एक डिस्ट्रक्शन हुआ। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश। जैसे ये बिल्डिंग्स है ये क्या होगी ये टूटने के कगार पे आ गई, जो उसके नीचे की जो इर्द गिर्द जगह है वो भी क्या हो गई है डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पर डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक जिस मशीन से मेजर्ड किया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। और जब हम अर्थ का क्या करते हैं मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं उसको हम रिचर स्केल कहते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। जब अर्थक्वेक 2.0 होता है 2.0 से नीचे होता है तो हमें कम फील होता है। और जब एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज अ डैमेज फ्रॉम अ थिंग्स फॉलिंग। 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। और जब earthquake 5.0 होता है तो क्या होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट डैमेज की जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा सिचुएशन बढ़ जाती है। और जब क्या होता है 6.0 में होता है तो अर्थक्वेक क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जब 7.0 में आता है तो वो क्लासीफाइड है तब क्या होता है डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। इसका मीन्स है कि आपको अर्थक्वेक से कैसे बचते हैं जब अचानक से अर्थक्वेक आए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आए तो आपको कहाँ पर रहने की जगह चाहिए। सेफ स्पॉट है अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल। आपको क्या करना है कि अगर आप किचन में और अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए किचन के जो काउंटर होते हैं जो किचन की जो स्लिप्स होती है आपको उसके नीचे जाना है, टेबल और डेस्क के नीचे जाना है। और आपको क्या करना है जो वॉल होती है उसके कॉर्नर पे, जो वॉल है उसके कॉर्नर पे इनसाइड में हो जाना है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एरियाज अराउंड चिमनीज विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड द पिक्चर्स फ्रेम। और आपको ऐसे प्लेस से सेफ रहना है जहाँ पर फायर प्लेसेस हो, जहाँ पर अराउंड चिमनीज हो, इर्द गिर्द लगी हुई आसपास विंडोज हो, जहाँ पर क्या होता है मिरर हो सकते हैं और पिक्चर फ्रेम। अदरवाइज अगर आप वहाँ पर होगे तो शीवरिंग से क्या हो सकता है जो पिक्चर फ्रेम से वो आपके ऊपर गिर सकते हैं और आपको क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो आपको क्या करना है कि अवेयरनेस को बताना है। और जब आप अवेयरनेस को बताओगे अपने फ्रेंड्स में तो उनको क्या करना है उनको सिचुएशन बतानी है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस टाइप की डिजास्टर की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर लैंड फॉर्म्स।
The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो अब हमारे पास है मेजर लैंडफॉर्म्स के मेजर फॉर्म्स। फर्स्ट है जो लैंडस्केप होता है कंटिन्यूसली क्या होता है वोन होता है, और इसके क्या होता है कि इसके टू प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है वेदरिंग, सेकंड होता है इरोजन। जो वेदरिंग होती है उसमें क्या होता है रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाता है अर्थ सरफेस में, और जो इरोजन होता है इसमें क्या होता है ये क्या करता है वेयरिंग करता है लैंडस्केप को डिफरेंट एजेंट के थ्रू लाइक वाटर, विंड और आइस के थ्रू क्या करता है लैंड इरोजन करता है। तो जो इरोटेड मटेरियल होता है ये कैरिड अवे किया जाता है जिसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वाटर, विंड एंड सो ऑन, और इवेंचुअली ये डिपॉजिट किया जाता है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसको हम इरोजन और डिपोजिशन कहते हैं, क्योंकि इनके थ्रू क्या होता है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के होते हैं क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस में। नेक्स्ट है वर्क ऑफ अ रिवर। अब क्या रिवर के ऊपर वर्क। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at step angle over very hard rocks or down a steep valley side, it form a waterfall। तो क्या होता है जो रनिंग वाटर होता है रिवर इरोड में लैंडस्केप के थ्रू, और जब क्या होता है कि जो रिवर का जो टम्बलस वाटर होता है जिसकी स्टीप होती है एंजल्स जो क्या होता है बहुत हार्ड रॉक के बीच से डाउन को क्या होता है स्टीप होता है वैलियों के बीच से निकलता है, डाउन को जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं, यानी कि झरना कहते हैं। तो ये क्या एक वाटरफॉल का फिगर है जिसमें कि ये हार्ड रॉक है, सॉफ्टन रॉक अंडरकट की गई है बाय द पावर ऑफ वाटर, और यहाँ से क्या बीच से यानी कि वैल्यू के बीच से क्या निकल रहा है पानी निकल रहा है। As the river enters the plain, it twists and turns forming large bands known as Manders due to the continuous erosion and deposition along the sides of the Mander. The end of the Mander loop come close and closer. In due of course of time, the Mander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. At it floods is the deposit layer of fine soil and the material is called sediments along its bank. This leads to the formation of flat fertile floodplain. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the तो नेक्स्ट है हमारे पास जो रिवर होती है वो एंटर करती है प्लेन से, उसके जो ट्विस्ट है वो फॉर्मिंग कर देती है बैंड्स में। पहले वो प्लेन में होती है बाद में क्या करती है बैंड हो जाती है, उसको हम मेंडर्स कहते हैं। तो जो ये मेंडर्स होते हैं ये क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं जिनके थ्रू इरोजन और डिपोजिशन क्या होते हैं साइड टू साइड्स होती रहती है, और ये क्या करते हैं क्लोज टू क्लोज आते रहते हैं। तो जब क्या होता है कि जो मेंडर लूप्स कट ऑफ हो जाती है, जब उनका कट ऑफ होने का टाइम आ जाता है तो जो रिवर्स है वो क्या होती है कट ऑफ लेक कर देती है, और जब वो कट ऑफ लेक में चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक कह देते हैं। ऐसे टाइम पे जब रिवर ओवरफ्लो करती है अपने बैंक से यानी कि अपने किनारों से जब ओवरफ्लो होती है तो ये क्या लीड्स करती है फ्लड लीड्स करती है अपने आसपास के एरियाज में। तो जो फ्लड्स होती है ये क्या करती है डिपोजिट करती है फाइन लेयर ऑफ सॉइल्स को और अदर मटेरियल को अपने साथ लेके जाती है जैसे कि सेडिमेंट्स करती है रिवर्स ऑफ बैंक में, और ये क्या लीड्स करती है फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन को भी ये क्या करती है फॉर्मेशन करती है। फ्लड प्लेन में क्या होता है कि जो रिवर्स होती है जब क्या होती है ओवरफ्लो होती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो इतना भी सॉइल इरोजन होता है इसके साथ मूव हो जाता है, और जब ये फ्लड क्या हो जाता है रुक जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है कि प्लेन फर्टाइल एरियाज को ये क्या करती है फॉर्म कर देती है। तो जो बैंक्स होते हैं जब ये क्या करते हैं इस टाइप के जो फ्लड प्लेन को फॉर्मेशंस होता है तो उसको हम लीड्स कहते हैं, और जो रिवर्स होती है वो अप्रोचेस करती है बहुत बड़े सी लेवल को जिसमें कि स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो जो रिवर होती है वो किसकी जगह ले लेती है सी की ले लेती है, लेकिन जो उसमें फ्लोइंग ऑफ वाटर होता है जब सी होता है तो आपने देखा सी का पानी समुद्र का पानी बहुत धीरे 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 उसका जो फ्लो ऑफ वाटर होता है क्या होता है डिक्रीज लेवल में होता है। रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. The rivers become so slow that it began to deposit its load. Each distributary from its own mouth, the collection of sediment from all the mouth from a delta. तो जो रिवर्स होती है ये ब्रेक्स होती है छोटे छोटे नंबर स्ट्रीम से, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं यानी कि छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूट हम बोलते हैं इनको। और जो रिवर्स होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है और डिपोजिट करती है बहुत ज़्यादा लोड को, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज पाई जाती है जो
प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूटीज होती है उसका एक अलग सा ओन माउथ होता है, जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का, कहाँ से, माउथ से लेकर और डेल्टा तक। वर्क ऑफ सी वेव्स। The erosion and deposition of the sea waves give rise to a coastal landform. Sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop, and over the time they become larger and wider. Thus, the hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roofs, and only walls are left. These wall-like features are called stack. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit the sediment along the shores forming beaches. तो जैसे कि यहाँ पर एक फिगर भी है, फीचर्स मेड बाय द सी वेव्स, सी वेव्स के द्वारा जो फीचर्स मेड किए गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है, जो इरोजन और जो डिपोजिशन होता है सी वेव्स के थ्रू, वो क्या करता है, उनको क्या देता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स को एक जगह देता है। जो सी वेव्स होती है, जब वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली लगातार किसी रॉक पे स्ट्राइक करती है, किसी रॉक से टकराती है, तो वो वहाँ पर क्या करती है, क्रैक्स को डेवलप करती है। और जब क्या होता है, वो लगातार उसको बहुत समय तक उसे क्रैक करती रहती है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा हॉलो वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, केव्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे हॉलो लाइक केव्स होते हैं जो कि रॉक्स में बनते हैं, तो उनको हम सी केव्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये जो फिगर है इस पे ये सी केव्स बन रखा है, ये क्या रॉक है। तो जो ये सी का जो वेव्स है, ये क्या हुआ कि इस रॉक से स्ट्राइक हुई और बहुत लंबे समय तक इसे स्ट्राइक हुई। तो जो ये वाटर है, इसने क्या करा, इस रॉक पे एक हॉलो प्लेस बना दिया। तो जो ये हॉलो है, ये क्या है, सी के थ्रू बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी केव कहते हैं। तो इसमें है कि एज दिस कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। तो क्या होता है कि जो ये केव्स हैं, अभी तो ये छोटा सा हॉल है, लेकिन जब ये केव बहुत बड़े हॉलो में, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, उसमें कैविटीज बढ़ जाती है, तो क्या होता है, सी केव बन जाता है, सी आर्क बन जाता है। सी आर्क में क्या होता है कि जो रॉक्स है, रॉक्स के बीच में छेद हो गया, और जब वो छेद होगी तो छेद से पानी इधर उधर जा रहा है, तो ये क्या, सी आर्क है। यहाँ पर तक तो सिर्फ केव ही बना था, एक जगह उसने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर से वाटर दिख रहा है, सी वाटर दिख रहा है, तो ये क्या है, सी आर्क है। तो जैसे वो होता है ना कि हमारे दांतों पे क्या होता है, कैविटीज लगती है, तो पहले हमारी कैविटीज छोटी सी होती है, लेकिन जब हमारी कैविटीज ज्यादा हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, एक होल बन जाता है, एक क्या हो जाता है, एक हॉलो स्पेस, वो क्या होता है, हमारे दांत के अंदर फॉर्म कर लेता है, एक टेक प्लेस कर लेता है, एक हॉलो स्फीयर टेक प्लेस कर लेता है, जिससे कि हमारे जो दांतों में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, एक हॉलो उसने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया रॉक्स में, और इसने इसको क्या बना दिया, सी आर्क बना दिया है। तो जो इरोजन्स ब्रेक्स करते हैं रूफ में, और क्या करते हैं, ओनली वॉल्स क्या उसमें हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, बच जाती है। तो जो ये वॉल्स होती है, ये फीचर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टैक्स कहते हैं। तो ये देखिए कि इसने क्या करा, सी वेव्स ने इनमें क्या करा, स्ट्राइक किया, तो इसमें सिर्फ क्या बच गई, सिंपल से इसकी एक वॉल बच गई, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो सी क्लिफ हम उसे कहेंगे कि जो क्या होगी, वर्टिकली होगी और वाटर लेवल से थोड़ा क्या होगी, अबव होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ कहेंगे। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। तो जो सी वेव्स होती है, ये सेडिमेंट्स को शोर फॉर्मिंग बीचेस में क्या करती है, डिपोजिट करने का काम करती है। वर्क ऑफ आइस। Glacier are rivers of ice which to erode and landscape by the bulldozing soil and stone expose the solid rock below। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर किसे कहते हैं, जो क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होती है, यानी कि बर्फ की नदियां जो होती हैं उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। जब ये ग्लेशियर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये लैंडस्केप में क्या करता है, इरोड कर लेता है। तो जो सॉइल होती है वो पूरी किससे कवर्ड हो जाती है, आइस से कवर्ड हो जाती है, स्टोन भी आइस से कवर्ड हो जाते हैं। तो उनको हमें साफ करने के लिए बुलडोजिंग उसमें करना पड़ता है। Glacier curve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rock, big and small, sand and silt get deposited. These deposits form the glacier moraines. तो जो ग्लेशियर्स होता है, जब वो डिपोजिट करता है सॉइल रॉक को, तो जब आइस की हो जाती है, मेल्ट होने को होती है, तो क्या बनाती है, बहुत सी ब्यूटीफुल सी एक लेक्स को फॉर्म करती है, जिस लेक्स में क्या होता है, जो कि माउंटेन से होके आती है, और उस लेक्स में क्या होता है, रॉक्स होते हैं, छोटे बड़े रॉक्स होते हैं, सैंड होते हैं, सिल्ट उसमें क्या होते हैं, डिपोजिट हुए रहते हैं। तो ये डिपोजिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोरैन से हम इसे कहते हैं।
वर्क ऑफ विंड, नेक्स्ट है विंड के साथ वर्क. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स. क्या आप कभी भी विजिट किया है आपने, डेजर्ट में आप गए हो, आपको ट्राई करना है ये पिक्चर्स को कलेक्ट करनी है सैंड ड्यून्स की. जैसे कि इस फिगर में है तो उसमें क्या बहुत सारी सैंड से बहुत सारी क्या रेत है. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In desert you can see rocks in the shape of the mushrooms commonly called mushroom rocks. तो जो डेजर्ट में जो एक्टिव एजेंट्स है वो क्या है, इरोजन और डिपोजिशन है, जिसके थ्रू क्या होता है, विंड होती है. विंड केस में बहुत ज्यादा एक्टिव एजेंट है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इरोजन और डिपोजिशन क्या हो रहा है, डेजर्ट में फॉर्म्ड हो रहा है. और जो डेजर्ट है इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे सी रॉक्स टाइप के शेप में मशरूम टाइप, जैसे मशरूम का शेप होता है वैसे इसमें क्या रॉक का शेप किसकी तरह है, मशरूम की तरह है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स भी कहते हैं. Winds erode lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the winds blow, it lifts and transports sand one place to another. When it stops blowing, sand floats and get deposited in the low hill-like structure. These are called sand dunes. तो हम क्या होता है कि जो अपर वे में क्या होता है, जो विंड्स होती है ये इरोड करती है लोअर सेक्शन रॉक से लेकर और अपर सेक्शन पार्ट तक. तो जो ऐसी रॉक्स जिनमें क्या होता है, नैरोवर होती है, जो सबसे नीचे होती है और नीचे से होके क्या होती है वो टॉप तक चले जाती है. जब क्या होती है, विंड्स ब्लो होती है और वो लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसको क्या करती है, सैंड को क्या करती है, रेत को ट्रांसफर करती है. और वो तब स्टॉप्स होती है जब क्या होती है कि ब्लोइंग स्टॉप, यानी कि विंड्स का ब्लो होना स्टॉप हो जाए और तब वहां पर जो सैंड गिरती है और डिपॉजिट होती है लो हिल स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यूज कहते हैं. जैसे कि फिगर 3.9 में भी बताया गया है. When the grains vary long distance, when such sand is deposited in the large area, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि जो ये सैंड ड्यून्स है ये डिपॉजिट हो जाए लार्ज एरिया में तो हम इसको लुइस कहते हैं. जो लुइस होती है ये डिपॉजिट करती है, सबसे ज़्यादा ये लुइस कहाँ पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, that's all about this chapter. I hope you all understand this chapter. In this chapter we recite about the work of wind, endogenic force, when endogenic force held, and when the endogenic force is held, then what causes are become in our earth. Whenever the endogenic force are held, then there is a sudden movements like volcanoes, earthquakes. And whenever the exogenic force held, then there are the movements in the sea waves, rivers, lakes and mountains. In this chapter we read about the rivers of glaciers, how the river of glaciers melt and the take place of the beautiful of lakes. I hope you all understand this chapter very well. Thank you.